अब आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। गाजियाबाद थाना साहिबाबाद क्षेत्र में फैक्ट्री का गेट गिरने से 10 साल के बच्चे की जान चली गई है। बेकरी फैक्ट्री का भारी भरकम गेट बच्चे के सिर पर गिर गया था। हादसे के बाद बच्चे के परिजनों ने इसको लेकर खूब हंगामा वहां पर किया। साहिबाबाद क्षेत्र के शहीद नगर में 10 साल का बच्चा दोस्तों के साथ वहां पर खेल रहा था। लोहे के गेट के पास खड़ा होकर फील्डिंग कर रहा था। अचानक से गेट बच्चे के सिर पर गिर गया। वहां मौजूद श्रमिकों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन गेट भारी होने की वजह से उठाने में काफी वक्त लगा और किसी तरह से बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने अब तहरीर दी है। इस पूरे मामले को लेकर बेहद गुस्से में परिजन है। रो रो कर बुरा हाल आप देख पा रहे हैं। फैक्ट्री के खिलाफ केस किया के परिजनों ने। बड़ी खबर गाजियाबाद से, हादसा और इस हादसे में 10 साल के बच्चे की जान चली गई। फैक्ट्री का गेट गिरा। एक 10 वर्षीय बच्चे प्रिंस की लोहे के गेट गिर जाने से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको नरेंद्र मोहन अस्पताल ले जाया गया था। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के द्वारा तहरीर दी जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई तहरीर के अनुसार संपादित की जाएगी। अमेठी से बड़ी खबर, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी है। सड़क किनारे तालाब में पलटी कार और हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कार में कुल 8 लोग सवार थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया। कार सवार लखनऊ से शादी समारोह में शामिल होकर के घर की तरफ जा रहे थे। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरब गांव के पास यह हादसा हुआ और ट्रेन की मदद से गाड़ी को निकाला गया। अब तस्वीर भी देख पा रहे हैं मौके की। अमेठी से यह हादसे की बड़ी खबर है। तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी और गिरने के बाद की तस्वीर देखिए। कार में 8 लोग सवार थे। 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। एक की हालत गंभीर है, ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। लखनऊ से घर ये लौट रहे थे कार सवार कुल 8 लोग। पुलिस ने क्रेन से गाड़ी को बाहर निकाला, ऊपर निकाला। नोएडा से बड़ी खबर, एक रात में 3 जगह पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। अलग अलग इलाकों में 5 बदमाशों को पकड़ा गया है। थाना 39 में लिफ्ट देने के नाम पर लूट करने वाले आरोपियों को गोली लगी। थाना 39 पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद 2 लूट के मामलों का खुलासा भी हुआ। पुलिस ने एक कार और 3 तमंचे बरामद किए हैं। तो वहीं थाना फेज 2 की पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों को घेर लिया। उनके पास से 4 मोबाइल फोन और एक तमंचा बरामद किया है। थाना 58 क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग करने वालों को पुलिस ने पकड़ा है। गोली लगने से एक लुटेरा घायल हो गया। उसके पास से भी 4 मोबाइल फोन मिले हैं और एक बाइक, एक तमंचा भी बरामद किया गया। अलग अलग इलाकों में 5 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है पुलिस की। लिफ्ट देने के नाम पर लूट करने वाले गिरफ्तार किए गए। थाना 39 पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ। बिजनौर से बड़ी खबर है, आग से घर जलकर राख। बिजली तार से निकली चिंगारी की वजह से आग भड़की और घर में बाइक, कीमती सामान, 1 लाख का कैश सब तबाह हो गया। अगले महीने बेटे की शादी थी। ये बताई जा रही है बात कि अगले महीने बेटे की शादी है और शादी का सामान इस घर में रखा हुआ था, जो कि अब जल करके राख हो गया है। थाना बढ़ापुर गोपीपुर का ये मामला। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया, लेकिन घर का सामान बचाया नहीं जा सका। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की अब यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। अगले ही महीने घर में शादी का माहौल और शादी से पहले घर में पूरा सामान रखा हुआ था, जो कि आग के हवाले हो गया। घर में बाइक रखी हुई थी, कीमती सामान थे, 1 लाख रुपए कैश था। आग से घर जल के राख। बिजली तार से चिंगारी निकली और उसी चिंगारी से आग इस तरीके से भड़की, सब स्वाहा हुआ। कानपुर से बड़ी खबर, बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे की निगरानी बढ़ाई गई है। जमानत पर घर लौटने के बाद पुलिस ने निगरानी बढ़ाई है खुशी दुबे की। खुशी दुबे के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। 4 कैमरों से पनकी स्थित घर की निगरानी की जा रही है। इस पर खुशी दुबे के वकील ने आपत्ति जाहिर की। शनिवार को 2.5 साल बाद खुशी दुबे जमानत पर घर लौटी और अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
खुशी दुबे की निगरानी की जा रही है। कानपुर से बड़ी खबर, बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे की निगरानी बढ़ाई गई। जमानत पर वो घर लौटी और उसके बाद पुलिस ने वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है, निगरानी बढ़ा दी है, मॉनिटरिंग की जा रही है। खुशी दुबे के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और इन कैमरों से पनकी स्थित घर की निगरानी की जा रही है, नजर रखी जा रही है हर आने जाने वाले पर। इस पर खुशी दुबे के वकील ने आपत्ति जाहिर की। शनिवार को 28 साल के बाद खुशी दुबे जेल से बाहर निकली और अब ये जानकारी मिल रही है कि घर के बाहर 4 सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिससे नजर रखी जा रही है, निगरानी को बढ़ा दी गई है। घर के चारों ओर पूरी गली में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, लगे हुए हैं। अगर ये सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये रात के अंधेरे में लगाए गए हैं तो ये लगाने वालों की नीयत पर शक जाहिर करता है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, मथुरा कॉरिडोर बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कॉरिडोर बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी और कॉरिडोर बनने से लोगों के व्यापार प्रभावित होने की आशंका। मंदिर के सेवादारों ने सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की है इस पूरे मामले में। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। मथुरा कॉरिडोर बनाने के खिलाफ ये याचिका जो दायर की गई, उस याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इस कॉरिडोर के बनने से यहाँ के लोगों के व्यापार इससे प्रभावित होंगे, ये बात कही जा रही है। व्यापारी और स्थानीय लोग इससे आहत हैं, गुस्से में हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा। मंदिर के सेवादारों ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे की मामले में दखल की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पूरे ही मामले को लेकर रहेगी नजर। ये बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त। वृंदावन में कॉरिडोर मामले में सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। कॉरिडोर बनाने का विरोध यहाँ के व्यापारी लगातार कर रहे हैं, जो कारोबारी है वो कर रहे हैं, स्थानीय लोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आपने देखा पिछले कई दिनों से लोग धरने पर भी बैठे हुए हैं, आवाज को बुलंद कर रहे हैं और इन्हीं विरोध के बीच में, विरोध के सुरों के बीच में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कानपुर से बड़ी जानकारी है, इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट समेत 8 मामले दर्ज हैं। किसी भी मामले में अभी तक इरफान को जमानत नहीं मिली है। महाराजगंज जेल में इस वक्त बंद है सपा विधायक इरफान सोलंकी और आज सुनवाई होने वाली है। इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई। गैंगस्टर एक्ट समेत 8 मामले कुल दर्ज हैं इरफान सोलंकी पर। किसी भी मामले में अभी तक इरफान को जमानत नहीं मिली है और आज अहम दिन इरफान सोलंकी के लिए। महाराजगंज जेल में बंद है सपा विधायक इरफान सोलंकी। कानपुर से बड़ी खबर, इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। राहत मिलेगी या फिर नहीं इरफान सोलंकी को, इसी को लेकर आज का दिन अहम। किसी भी मामले में अभी तक इरफान को जमानत नहीं मिली है, आज का दिन अहम है। देखिए, इरफान सोलंकी को राहत या फिर आफत। सपा विधायक इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। कानपुर के जिला कोर्ट में आज सुनवाई होगी अग्रिम जमानत पर इरफान सोलंकी के। जमीन कब्जाने के मामले में अग्रिम जमानत पर यह सुनवाई होने वाली है और साथ ही देखिए अग्रिम जमानत पर यह सुनवाई होगी। इरफान रिजवान पर जाजमऊ थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं, 2 मामले दर्ज हैं। रंगदारी और जमीन कब्जाने के 2 मामले दर्ज हुए थे इरफान और रिजवान के खिलाफ। पिछले 2 महीने में इरफान पर गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और किसी भी मामले में, इन 8 में से किसी भी मामले में अब तक इरफान सोलंकी को जमानत नहीं मिल पाई है। महाराजगंज जेल में इस वक्त सपा विधायक इरफान सोलंकी बंद है और उनको उम्मीद है कि उनको राहत मिलेगी, लेकिन आज बड़ा दिन है इरफान सोलंकी को, इसीलिए हम कह रहे हैं देखिए आप, राहत या फिर आफत। आज राहत मिलेगी या फिर आफत और बढ़ने वाली है इरफान सोलंकी की, इसको लेकर आज का दिन अहम है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने कि अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होने वाली है। कानपुर की जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। इरफान और रिजवान पर जाजमऊ थाने में 2 मामले दर्ज किए गए, रंगदारी का मामला के और साथ ही जमीन कब्जाने के मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए गए। पिछले 2 महीने में इरफान पर गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ 8 मामले दर्ज किए गए और किसी भी मामले में अभी तक राहत नहीं मिली है इरफान सोलंकी को।
और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट के वकील ने चीफ जस्टिस को पत्र भेजा है। बागेश्वर धाम की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया। पत्र भेज करके मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री पर बेवजह आरोप लगाए जाने की बात भी कही गई। प्रयागराज से बड़ी खबर, हाईकोर्ट के वकील हैं, चीफ जस्टिस को पत्र भेजा और वकील ने पत्र में लिखा कि नागपुर की संस्था ने किसी साजिश के तहत धीरेन्द्र शास्त्री पर बेवजह के आरोप लगाए हैं और ये आरोप गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। ईमेल और डाक के जरिए सुप्रीम कोर्ट पत्र भेजी गई है, पत्र याचिका भेजी गई है। ये बड़ी खबर, बागेश्वर धाम की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया गया। हाईकोर्ट के वकील ने चीफ जस्टिस को जो पत्र भेजा वो आपके स्क्रीन पर, बागेश्वर धाम की छवि को धूमिल करने का आरोप है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि एक लोकप्रिय कथावाचक हैं, उनके खिलाफ हुई अभद्र टिप्पणी को लेकर हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पत्र याचिका, जनहित याचिका हम लोगों ने प्रेषित किया है, जिसमें मुख्य रूप से सीबीआई इंक्वायरी की मांग हम लोगों ने की है। किसी भी इंसान को अभद्र टिप्पणी किसी भी रिलीजन को लेकर नहीं करनी चाहिए और अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ी साजिश रही हो इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की। लखनऊ से बड़ी खबर, शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारी में भाजपा जुटी हुई है। भूपेंद्र चौधरी एमएलसी चुनाव की खुद कमान संभाले हुए हैं और आज भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद में रहेंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए रणनीति करेंगे तैयार। लखनऊ से खबर, शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारी में भाजपा जुटी हुई है युद्ध स्तर पर और भूपेंद्र चौधरी खुद कमान संभाले हुए हैं। आज उनकी मौजूदगी मुरादाबाद में होगी, वहां पर जाकर के कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे भी, उनसे बातचीत भी करेंगे। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए ठोस रणनीति बनाएंगे भूपेंद्र चौधरी, आज रहेंगे मुरादाबाद में। देखिए, परिषद जीत का चौधरी प्लान क्या है ये आपको बताते हैं। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव की भूपेंद्र चौधरी ने खुद ही अपने हाथों में कमान ली हुई है, कमान खुद संभाली है। 5 सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। 5 सीटें हैं और इन पांचों की पांचों सीटों को किस तरीके से जीता जाए, पूरी ताकत झोंकी है बीजेपी ने। भूपेंद्र चौधरी की मुरादाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक भी होने वाली है, वो मुलाकात करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे और कल बरेली में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाएंगे भूपेंद्र चौधरी, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा मुरादाबाद बरेली शिक्षक खंड पर 30 जनवरी को वोटिंग होने वाली है, ये भी आप जान लीजिए। सपा भी यानी कि विपक्षी, मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी भी जीत के लिए अलग अलग जिलों का दौरा कर रही है। मुरादाबाद बरेली शिक्षक खंड क्षेत्र से भाजपा के जयपाल सिंह व्यस्त उम्मीदवार हैं और साथ ही मुरादाबाद बरेली शिक्षक खंड क्षेत्र से सपा के शिव प्रताप सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। जीत को लेकर जोर आजमाइश की जा रही है, किसको कामयाबी मिलेगी आने वाला वक्त डिसाइड करेगा, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत किस तरीके से झोंकी हुई है वो आप देख लीजिए। मुरादाबाद में आज रहेंगे भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, वो वहां पर जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, मीटिंग वो लेने वाले हैं और ठोस रणनीति वहां पर जीत को लेकर वो बनाएंगे। भाजपा की कल हुई कार्य समिति की बैठक में 2024 के रोड मैप पर चर्चा की गई है। बैठक में उन सीटों पर ज्यादा जोर दिया गया जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और ऐसी सीटों और बूथों पर लोकसभा प्रवास कार्यक्रम की भाजपा जल्द ही शुरुआत करने वाली है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने की भी प्लानिंग चल रही है। साथ ही साथ 2024 से पहले ही स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भी भाजपा ने साफ किया है कि उसे 100% सीट जीतनी है। इस बैठक के बाद अब संगठन में भी फेरबदल जल्द देखने को मिल सकते हैं। और आइए भाजपा की क्या रणनीति है ये जानते हैं। भाजपा की बैठक में लोकसभा तैयारियों का पूरा रोड मैप तय किया गया है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव, एमएलसी चुनाव पर मंथन किया गया। आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक अभियानों पर भी चर्चा की गई है विस्तार से, किस तरीके से अभियान आगे बढ़ेंगे। और देखिए 5 फरवरी तक प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिलों तक पहुंचना है, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। 22 फरवरी तक 1918 मंडलों की कार्य समिति के आयोजन का लक्ष्य भी रखा गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। संगठन की कार्य योजना विस्तार से एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
प्रभावशाली सशक्त मंडल और सशक्त बूथ की संरचना तैयार करना है, इस बात पर भी जोर दिया गया है। सशक्त मंडल के लिए हर महीने मंडल पदाधिकारी बैठक का लक्ष्य रखा गया है। मीटिंग ली जाएगी हर महीने और साथ ही मंडल में 7 मोर्चों की कार्यकारिणी गठन का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। मंडलों में ऐसे पदाधिकारियों की तैनाती होगी जो हर भूमिका के लिए हर दम तैयार रहेंगे। और साथ ही फरवरी में संगठन के बूथ सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत पर जोर दिया जा रहा है। 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया और 2 फरवरी की तारीख बताई जा रही है। 2 से लेकर के 12 फरवरी तक बजट पर चर्चा कार्यक्रम रखा गया है। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है और इसको समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसके बाद 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी रखा गया है। अलग अलग हिस्सों में प्रदेश के कार्यक्रम रखे गए हैं जहां पर कार्यकर्ताओं को पहुंचना होगा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। तो पूरी प्लानिंग क्या है भाजपा की, और ये जीत वाला चक्रव्यूह इसे आप मान लीजिए। जीत किस तरीके से मिलेगी और उसी जीत को सुनिश्चित करने के लिए, जीत को हासिल करने के लिए ये पूरी प्लानिंग की गई है, पूरा रोड मैप तैयार किया गया है कार्य समिति की बैठक में। गाजियाबाद से बड़ी खबर, 6 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा किया है पुलिस ने। पुलिस ने 13 साल के नाबालिग को हिरासत में लिया है। घर के पास खेलती बच्ची को अगवा करके रेप की कोशिश का आरोप है और रेप की कोशिश में नाकाम रहने पर बच्ची की हत्या कर दी। बच्ची को ईंट से सिर पर मारा और उसकी जान चली गई। हत्या के बाद आरोपी ने अपने हाथ और शर्ट पर लगे खून के धब्बों को साफ किया। किसी को शक ना हो, बिना कोई हरकत किए स्कूल चला गया। 8वीं का बच्चा बताया जा रहा है जो आरोपी है। रेप में नाकाम रहने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ईंटों से बच्चे के सर पे वार कर उसकी हत्या कर दी है। इस बालकचारी को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस सफल अनावरण के लिए टीमों को पुरस्कृत भी किया जाए। आगरा से बड़ी जानकारी, गोली मारकर युवक की हत्या की गई है। खेरागढ़ के ऊंटगिरी चौराहे पर युवक को गोली मारी गई। पैसे के लेन देन को लेकर इनका कोई विवाद चल रहा था। गोली लगने से 25 साल के अंकित की मौत की जानकारी है। आगरा से खबर, गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतारा गया। खेरागढ़ के ऊंटगिरी चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। युवक को गोली मारी गई। अब पैसे के विवाद में ये वारदात को अंजाम दिया गया। पैसे के लेन देन को लेकर इनका विवाद हुआ था। उसने गोली चलाई थी, इसमें अन्नू जी के मामा जी के लड़के अभिषेक को गलती से गोली लग गई है उसमें, और ये जान लेने की नीयत से फायर की गई थी अन्नू के ऊपर। इस क्रम में जब उसे जेबी हॉस्पिटल लेके जाया गया है तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई, सर्विलांस एसओजी भी लगी है, थाना स्तरीय टीम भी लगी है और जल्द ही जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा। और इसी के साथ ही 10 की दहाड़ में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।